नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली एक बालिका की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। जन्म की तारीख नोट कर लीजिए, 28 मार्च 2006 और जन्म का समय है प्रातःकाल 5:20 भरूच, गुजरात। जन्म काल के पंचांग के बारे में बात अगर करें तो जातिका ने मंगलवार के दिन जन्म लिया। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में मनुष्यगण, कुंभ राशि, ये वायु तत्व की राशि है और शनिदेव इस राशि के राशिश होते हैं। आइए जन्म कुंडली की ओर चलते हैं। कुंभ लग्न की ये कुंडली बन रही है। कुंभ राशि, लग्नपति का जाकर के कुंडली के षष्ठ में और षष्ठपति का जाकर के लग्न में बैठना है। ये परिवर्तन, श्रेष्ठ परिवर्तन इसे नहीं कह सकते हैं। मैंने बताया था पूर्व में कि हर परिवर्तन को श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। ये लग्नेश और षष्ठेश का है। हम आगे इस पर चर्चा करेंगे कि शनिदेव कैसा प्रभाव देंगे, लेकिन ये परिवर्तन पहली नजर में आप जाने कि बहुत श्रेष्ठ नहीं है। अब देखा जाए तो हम जन्म कुंडली के पंचम भाव की ओर चलते हैं। पंचम पति बनते हैं बुध, जाकर के कुंडली के लग्न में बैठे हैं। बनते वो अष्टमेश भी हैं परंतु लग्नगत हैं। और वहीं भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, वो जाकर के जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। 26 अंश 44 कला धनिष्ठा नक्षत्र, ये मंगल का नक्षत्र है। और अगर मंगल की बात करूं तो ये स्वयं के नक्षत्र में वृषभ राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। मैंने कुछ दिन पूर्व ही एक कार्यक्रम में बताया था कि जितना शुक्र धनु राशि में लाभप्रद होते हैं, उतना श्रेष्ठ प्रभाव वो अपने मित्र शनि की राशि में उतना बढ़िया प्रभाव नहीं दे पाते हैं। हालांकि इस जन्म कुंडली में शुक्र चूंकि भाग्यपति तो हैं, लेकिन जन्म कुंडली के वो 12वें भाव में बैठे हैं। और 12वें भाव के शुक्र को हम क्या कहते हैं? ये अति सौभाग्यशाली बना देता है। अब ये अलग बात है कि ये बाल अवस्था का शुक्र है, लेकिन फिर भी जन्म कुंडली के 12वें में बैठा है। शुक्र पर शनि की दृष्टि का पड़ना कुछ मामलों में ठीक नहीं कह सकते। खैर आगे चलते हैं। जन्म कुंडली के दूसरे भाव की ओर आइए, जहां सूर्य और राहु की युति है। ये दोनों के दोनों उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हुए हैं और दोनों के दोनों अंश के अगर दृष्टिकोण से देखें तो 10 अंश पर सूर्य और 13 अंश पर राहु। अब इस जन्म कुंडली में हम देवगुरु बृहस्पति की ओर चलते हैं, जो कि कारक नहीं है। और कैसे हैं तो 24 अंश 5 कला, 5 कला ऊपर होने के कारण मृत अवस्था के हैं, पर फिर भी ये जन्म कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में अति विशिष्ट कारक माने जाते हैं। तो यहां गौर करिए, अति विशिष्ट कारक के रूप में आपको गुरु दिखाई पड़ रहे हैं, अति विशिष्ट कारक के रूप में आपको शुक्र दिखाई पड़ रहे हैं। इस कुंडली में बुध का लग्न में होना, बुध लग्न में दिग्बली हो जाते हैं, तो यह भी बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी। जातिका जन्म लग्न से मांगलिक है। केतु को भी अगर देखें तो द्वितीय और अष्टम में अति विशिष्ट कारक के रूप में ही देखा गया है। स्वास्थ्य में कई बार ये जरूर परेशानी लाता है, लेकिन आकस्मिक धन लाभ के दृष्टिकोण से इसे बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। इनके परिजनों ने जो प्रश्न लिखा है उसमें भी बहुत ज्यादा ज्योतिषीय ही सारी बातें हैं। तो आइए इनके प्रश्नों की ओर चलते हैं और साथ ही साथ इस जन्म कुंडली का हम अध्ययन भी करेंगे और इसको समझने का भी प्रयत्न करेंगे। पहला प्रश्न है कि लग्न में जो चंद्र और बुध की युति है, जो षष्ठेश और अष्टमेश हैं, स्वास्थ्य के विषय में बताइए। देखिए यहां आपको बता दूं, पहला प्रश्न वही है। शनिदेव जो कि जाकर के जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में बैठे हैं, षष्ठ भाव में शनिदेव का होना शत्रुहंता योग बनाता है। परंतु लग्नेश के अगर हम परिस्थिति में इसको देखें, शनिदेव षष्ठ में अच्छा फल देते हैं, लेकिन वो लग्नेश बनकर के षष्ठ में जाकर के बैठे हैं, षष्ठेश जाकर के लग्न में बैठा है, तो ये परेशानियों का द्योतक माना जाएगा। जातिका को जीवन काल में कफ जन्य रोग, चंद्रमा क्या देते हैं तो शीत रोग देते हैं, ठंड कफ से संबंधित, थोड़ा सा मौसम बदला नहीं कि परेशानी शुरू हो जाएगी। और ये शनिदेव की राशि में जाकर के बैठे हैं, सो दीर्घकालिक जब भी होगा तो दीर्घकाल तक प्रायः ऐसे लोगों की स्थिति अगर और ज्यादा बिगड़े तो कई बार दमे की शिकायत आ जाती है, यानी परेशानी कफ जन्य रोग, शीत रोग की संभावनाओं को ये जन्म दिला दिए। अब शनिदेव लग्नपति बनकर के षष्ठ में जाकर के बैठे हैं तो थोड़ा संघर्ष जीवन काल में होगा। जो भी मिलेगा, मिल सब कुछ जाएगा, लेकिन संघर्ष से। अब जैसा इन्होंने लिखा कि बुध और चंद्र की युति, अभी कुछ दिन पूर्व ही मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि बुध और चंद्रमा की युति जन्म कुंडली में हो तो ये बड़ा श्रेष्ठ। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि बुध और चंद्र की युति कहीं भी होगी तो चंद्र कुंडली और से बुध चंद्रमा के साथ हो जाएंगे। यहां जन्म कुंडली में भी साथ है। चंद्रमा कारक नहीं है इस लग्न में,
परंतु बुध के साथ बैठे हैं। बुध कारक हैं क्योंकि त्रिकोण के स्वामी होकर के लग्न में बैठकर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि बुध यदि अष्टमेश हैं तो अष्टम का फल क्या बुध नहीं देंगे? तो जवाब है बुध अष्टम का भी फल देंगे, लेकिन चूंकि वो पंचमेश भी हैं, अतः पंचमेश होने के कारण अष्टम का उनको दोष तो नहीं होगा, लेकिन हां चंद्रमा के साथ युति बना करके बैठे हैं, सो कहीं ना कहीं ऐसे जातकों को प्रायः त्वचाजन्य रोग की शिकायत भी कई बार देखने को मिलेगी। पर फिर भी लग्न में बुध और चंद्रमा की युति का होना इस मामले में अच्छा है कि ऐसे जातक वक्ता बन सकते हैं, बोल सकते हैं। हालांकि ये जातिका मनुष्य गण की है, पर फिर भी राशि कुंभ है और कुंभ राशि को दार्शनिक राशि माना गया है, मैंने सदैव अपने कार्यक्रमों में बताया है। तो किसी भी विषय पर अच्छा बोलना, चूंकि देवगुरु बृहस्पति धर्म भाव में बैठे हैं, तो धर्म से जोड़कर अगर ऐसे जातक अथवा जातिका को रखा जाए तो धर्म के मामले में अच्छा बोलना सीखना, लोगों को कन्विंस करने की पावर इसके अंदर बहुत ज्यादा होगी। तो बुध और चंद्रमा की युति को जैसा इन्होंने पूछा कि स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य के मामले में कफजन्य रोग और त्वचाजन्य रोग की समस्या यहां बनी रहेगी। अब लग्नेश स्वयं षष्ठ में बैठे हैं तो छोटी मोटी परेशानियां तो रहनी ही वाली, क्योंकि व्यक्तित्व चला गया है षष्ठ में और षष्ठे चले गए हैं व्यक्तित्व में, तो छोटा मोटा रोग आजीवन बना रहेगा। एक और भी कारण है, केतु के बारे में मैंने बताया था, जन्म कुंडली के 6वें 8वें से जब ये संबंध बनाते हैं तो ये आकस्मिक धन प्रदायक हैं अष्टम में, लेकिन रोग के मामले में सदैव परेशानी उत्पन्न करते हैं। भ्रामक रोग, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये संभावना बनी ही रहती है। और ऐसे जातक के जीवन में जरा सी लापरवाही हो तो रोग कई बार बिगड़ जाता है और डॉक्टर को बाद में पकड़ में आती है। तो स्वास्थ्य के मामले में सदैव सावधानी बरतनी होगी। आगे इन्होंने पूछा है कि दूसरे भाव में सूर्य और राहु की युति है, मारक भाव का स्वामी अति मारक होकर के राहु के साथ बैठा है, जीवन साथी के आयुष्य के लिए बताइए। निसंदेह अभी ये बालिका बहुत छोटी है, पर फिर भी सप्तम पति का जाकर के द्वितीय भाव में बैठना, यानी अपने ही घर से षडाष्टक योग का निर्माण कर देना, सप्तम भाव का पाप कर्तरी योग में चले जाना, गुरु का मृत होना, शुक्र जो कि दाम्पत्य के कारक हैं शनि की दृष्टि से दृष्ट हो जाना, इस कुंडली में बहुत सुखद दाम्पत्य की ओर इशारा नहीं कर रहा है। यहीं पर अगर मैं नौमांस की बात करूं तो नौमांस में भी कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। मीन लग्न का नौमांस है और लग्न में ही नीच के बुध पड़े हुए हैं, सप्तम में नीच के शुक्र, और वहां भी सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में है। सप्तम भाव का स्वामी जन्मांक में सूर्य है और नौमांस में वो नीच राशि में बैठा हुआ है। अर्थात इस जन्म कुंडली में दाम्पत्य की स्थिति को मैं बहुत श्रेष्ठ नहीं कह सकता। ये जाति का जन्म लग्न से मांगलिक है। फलस्वरूप जब भी इसके विवाह का समय आए, पहले तो घर परिवार माता पिता बाकायदा जन्म कुंडली मिलान करें और इसके बाद ही विवाह के बारे में सोचें। यहां बहुत सुखद वैवाहिक जीवन मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। कमोबेश स्थिति ऐसी भी है कि ये जातिका अपने मन से प्रेम विवाह करे। प्रेम विवाह करना कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर गलत निर्णय हो जाए, बिना मिलान किए विवाह कर लिया जाए, तो फिर परेशानी आएगी। तो यहां दाम्पत्य जीवन कोई बहुत सुखद दिखाई नहीं पड़ रहा और अभी ये दूर की कौड़ी है, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा ना करके इतना ही समझा देता हूं कि हां, इस पूरी जन्म कुंडली का अगर सबसे कमजोर कोई पक्ष है, संघर्ष हर किसी के जीवन में है और संघर्ष को मैंने कभी खराब नहीं कहा, तो संघर्ष को अगर हटा दें तो दाम्पत्य जीवन की ही बारी आएगी। वो इस कुंडली में कहीं से भी बहुत सुखद दिखाई नहीं पड़ रहा है। आगे इन्होंने पूछा है दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, शादी किस उम्र तक करनी चाहिए, सुख भाव में पापी ग्रह मंगल कैसा प्रभाव देगा, संतान सुख कैसा रहेगा। ये सारे सवाल आप पूछ तो रहे हैं, लेकिन मैं अब समझ नहीं पा रहा हूं कि आपको कैसे समझाऊं, पर फिर भी इतना समझा देता हूं कि जब भी विवाह की बारी आए बाकायदा कुंडली मिलाइए। यहां संतान भाव भी पाप कर्तरी योग में है, संतानपति लग्न में बैठे हैं, परंतु संतान कारक देव गुरु बृहस्पति का मृत जाकर के हो जाना। लड़की की कुंडली में मंगल और चंद्रमा को देखा जाता है, ये सहयोगी बनते हैं। पुरुष की कुंडली में शुक्र और स्त्री की कुंडली में चंद्रमा और मंगल। यहां पर अगर देखा जाए तो चंद्रमा लग्नगत हैं, लेकिन कैसे हैं तो मैंने कैसा बताया, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का चंद्रमा। क्या मतलब हुआ कि जन्म कुंडली में चंद्रमा जब भी पक्ष बल से कमजोर होगा, वो कमजोर चंद्रमा ही माना जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं, और मंगल की स्थिति को आप देखें तो ये भी 26 अंश पर बाल अवस्था का, तो संतान सुख में भी बाधा है। लेकिन संतान सुख पहले नहीं आता, पहले विवाह होता है, इसके बाद संतान सुख है। अतः माता पिता का एकमात्र दायित्व बनता है कि इस जातिका का जब भी विवाह करें बाकायदा कुंडली मिलान करके करें। उस कुंडली में भी लड़के की आयु को पहले देख लें और साथ ही साथ संतान सुख उस लड़के की कुंडली में कैसा है ये अवश्य विचार करके करें, तो जाकर के, चूंकि मैंने अपने कार्यक्रमों में हमेशा कहा है कि गुरु की दृष्टि अगर संतान पर पड़ रही हो, हालांकि ये बहुत बली गुरु नहीं है, पर फिर भी अगर संबंध संतान से बना रहे हो तो देर सवेर ही सही, दवा और पूजा पाठ उपाय से ही सही,
संतति होते मैंने देखी है। ये अलग बात है कि गुरु के पास बहुत अच्छा बल नहीं है, परंतु ये गुरु विशाखा नक्षत्र में बैठे हुए हैं और षडबल में मंगल बली है। तो षडबल में मंगल के बली होने के कारण इलाज से, दवा इत्यादि से और दुआ से संतान सुख की संभावना बनेगी, लेकिन ये तब जब बाकायदा जन्म कुंडली मिला करके विवाह किया जाए। अष्टम भाव के साथ केतु और स्वामी बुध का प्रभाव बताइए। देखिए, अष्टम भाव में केतु के बारे में अभी भी मैंने बताया कि ये केतु आकस्मिक धन प्रदायक माने गए हैं। आकस्मिक धन लाभ जीवन काल में खूब कराते हैं और ज्योतिष शास्त्र तो ये भी कहता है कि ऐसे लोग अगर लॉटरी इत्यादि में लगाएं या लॉटरी लें तो वहां से भी इनके जीवन काल में धन लाभ अवश्य होगा। तो ये केतु कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ कराने वाले हैं। अच्छा, इस कुंडली में देखा जाए तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिस पर गौर पहले मैं करा देता हूं। यहां गौर करिए कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बुध चंद्रमा बैठे हैं, मृगशिरा स्वयं के नक्षत्र में मंगल शनि स्वयं के नक्षत्र में, गुरु स्वयं के नक्षत्र में और चंद्रमा के नक्षत्र में केतु बैठे हैं। यहां चीजें कुछ अच्छी तो हैं, लेकिन अब यही गुरु के पास अगर थोड़ा बल होता, षडबल में गुरु सबसे ज्यादा कमजोर पड़ गए हैं, जो कि इस लग्न के कारक नहीं हैं, पर फिर भी लाभेश बनकर के और धनेश बनकर के जाकर के भाग्य में महाधनी योग का निर्माण कर रहे थे। अगर इनके पास अंश बल थोड़ा होता तो और अच्छा होता, पर फिर भी ये गुरु विशाखा नक्षत्र स्वयं के नक्षत्र में बैठे हैं, अतः प्रभाव तो देंगे ही देंगे। क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है लग्न पर, ये इस कुंडली के हर दोषों का समन, मैंने बताया था 200 दोषों का समन गुरु भाग्य भाव में बैठ करके कर देते हैं, लेकिन ये स्वयं गुरु थोड़े कमजोर हैं। षडबल के सबसे कमजोर इस कुंडली के ग्रह देवगुरु ही हैं। तो केतु का अष्टम में होना ठीक है और बुध की राशि में बैठने से कोई दिक्कत नहीं, यहां पर ये लाभप्रद बनेंगे। आगे आपने पूछा है तुला राशि में कैसा गुरु तुला राशि में कैसे रहेंगे। देखिए, तुला राशि में गुरु कोई बहुत कारक तो माने नहीं जा सकते, परंतु देखा जाए तो जिनकी राशि में बैठे हैं उनके साथ चौथे दसवें का संबंध है, केंद्र का संबंध है, तो शत्रु राशि में नहीं माना जाएगा, सम माना जाएगा। फलस्वरूप ठीक है। तो शुभ या अशुभ, शुभ ही मानेंगे। देवगुरु तो शुभ ही हो सकते हैं, अशुभ कैसे होंगे। इन्हें क्या करना चाहिए, नौकरी या व्यापार। ये कुंडली कुंभ लग्न की है। मैंने बताया था 4 लग्न कौन कौन, मिथुन, तुला, धनु और कुंभ। कुछ भी, दोनों ही क्षेत्रों में इनको सफलता मिल सकती है, नौकरी में भी व्यापार में भी। लेकिन ये बात सदैव ध्यान रखिएगा, संघर्ष दोनों जगह रहेगा, पिंड कहीं नहीं छूटने वाला, नौकरी हो या व्यापार। पहले इनको नौकरी कराइए, क्योंकि लग्नगत चंद्रमा के मामले में एक बात तो है कि कई बार ऐसे लोग बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी बन जाते हैं। हालांकि ये जाति का मनुष्य गण की है, इसलिए इसके महत्वाकांक्षा पर मैं कहीं ना कहीं विराम तो देख रहा हूं, पर फिर भी लग्नगत चंद्रमा महत्वाकांक्षा बढ़ा देंगे, गुरु की दृष्टि है। और कहीं अगर काम में कमी हुई तो महत्वाकांक्षा से तो सफलता मिल नहीं सकती। पहले नौकरी और इसके बाद ही व्यापार के बारे में सोचा जाए। किस नाम से व्यापार करें, मैंने इसके लिए बाकायदा वीडियो बनाया हुआ है। जो इनकी राशि, इनका जो नाम है, नाम राशि, आपने जन्म राशि वाला नहीं, नाम जिससे पुकारो, जिससे आप साइन करते हैं, उसी नाम से 11वीं राशि, वो वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख लीजिए। 11वीं राशि जो बनती है उसी राशि के पहले अक्षर से जाकर के नाम रख लेना है। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, धन संचय होगा या नहीं, खुद का मकान होगा या नहीं। अभी अभी मैंने बताया कि धनेश और लाभेश गुरु ही हैं, जाकर के कुंडली के भाग्य में बैठे हैं, है तो ये प्रबल महाधनी योग। शुक्र 12वें में है, मैं अभी भी कह के हटा हूं कि जाति का महाभाग्यवान है, या यूं कहें कि अति सौभाग्यशाली है। परंतु गुरु के पास बल का कम पड़ जाना ये जरूर थोड़ा सा कमी लाएगा, खटकेगा ये, पर फिर भी धन के मामले में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चतुर्थ पति का जाकर के 12वें में होने से यहाँ कोई दिक्कत नहीं माना जाएगा। सुभूमि, भवन, वाहन, हर चीज का सुख इस कुंडली में अवश्य है। और खुद के मकान की बात करें तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं। जब महाधनी इत्यादि हम योगों की बात करते हैं तो ये सब छोटी बातें हो जाती हैं। रोग रिपूर्ण शुक्र के लिए एवं लाभ भाव के विषय में बताइए। तो लाभ भाव के बारे में तो आपके बता दिया, और शुक्र की स्थिति को बताएं तो 12वें भाव का शुक्र अति विशिष्ट कारक माना गया है। इस कुंडली में ये अति विशिष्ट कारक है। गौर करिए कि इस कुंडली में शनि कारक स्थिति में है, केतु अति विशिष्ट कारक, गुरु अति विशिष्ट कारक, शुक्र अति विशिष्ट कारक। बुध और चंद्रमा का लग्नगत होना, तो यहाँ चंद्रमा भी कारक के रूप में ही माना जाएगा। विशेषकर बुध की अगर हम बात करें तो वो दिग्बली होकर के बैठा हुआ है। तो ये सारी स्थितियां बहुत अच्छी हैं इस कुंडली में, बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। विशेष करके राहु द्वितीय भाव में बैठे हों तो मैंने बताया था कि ऐसी अवस्था में जाति का, विशेषकर स्त्री की कुंडली हो तो उसे जन्म स्थान से सदैव दूर चले जाना चाहिए, विशेषकर विदेश में जाकर के निवास करना चाहिए, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। वैसे भी यहाँ भाग्यपति जाकर के 12वें में बैठे हैं तो विदेश में जाकर के निवास करना ज्यादा श्रेयस्कर होगा। और शनि की दशा, महादशा और 7.5 कैसी जाएगी, कौन सा रत्न रुद्राक्ष अच्छा रहेगा। शनि की दशा जाहिर सी बात है लग्नेश की दशा है, संघर्ष स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा हो सकता है, संघर्ष तो रहेगा, लेकिन इसके बावजूद लग्नेश की दशा सदैव अच्छी मानी जाएगी। अब रही बात 7.5, देखिए इस जन्म कुंडली में मैंने एक बार अपने कार्यक्रम में बताया था कि चंद्रमा और शनि का एकमात्र संबंध अच्छा माना गया है, नवम पंचम वाला संबंध।
हालांकि देखा जाए तो तब भी शनि चंद्र कुंडली से पंचम में हो जाते हैं, लेकिन नवम पंचम के संबंध को किसी भी तरह से देखें तो बहुत हद तक राहत देने वाला माना गया है। इस कुंडली में अगर आप देखें तो शनि और चंद्रमा का 6वें 8वें का संबंध है, तो जब भी 7:30 ढैया इत्यादि का समय आएगा तो ये जातिका को मानसिक रूप से विशेष अशांत करने वाला होगा। स्वास्थ्य में परेशानी, और स्वास्थ्य में परेशानी तो मैं कह के हटा हूं कि आजीवन कुछ न कुछ छोटे मोटे रोग इस कुंडली में लगे रहने वाले हैं। तो स्वास्थ्य का ख्याल तो आजीवन ही रखना है, स्वास्थ्य के मामले में तो सदैव ही सतर्क रहना है। एक और बात देखिए, वैसे तो इनकी कुंडली में गुरु का संबंध जाकर के भाग्य भाव से बना हुआ है। गुरु का सीधा संबंध जन्म कुंडली के 6वें 8वें भाव से नहीं है। जन्म कुंडली के 6वें 8वें भाव से जब गुरु का संबंध होता है तब मैंने हर किसी को कहा कि ऐसे जातकों को अपने जीवन काल में संन्यासवत जीवन जीना चाहिए। यहां मैं संन्यासवत जीवन की बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन हां, खान पान पर नियंत्रण तो बनाए रखना होगा। इनके इतने ही प्रश्न को थे जो इन्होंने पूछे थे। अब हम पुनः एक बार जन्म कुंडली की ओर आते हैं और इस जन्म कुंडली को पुनः एक बार समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रिय दर्शकों, इस जन्म कुंडली में अगर आप षडबल जाकर के देखें, वर्तमान समय में इस जातिका को शनि की दशा चल रही है। गौर से इस बात को अब समझने का प्रयत्न करिए। ये जन्म कुंडली कुंभ लग्न और कुंभ राशि की है, यानी पूरी तरह से कुंडली शनि बुध और शुक्र से प्रभावित राहु से संबंधित कुंडली है ये। अब जरा गौर करिए कि शनि की दशा, बुध की दशा, बुध के बाद अगर आप देखें तो केतु, शुक्र। मैंने क्या बताया था कि जन्म कुंडली में मैं आपको यह जरूर बता देता हूं कि यह दशा है कब तक, उससे और बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ये इस जातिका को 75वें वर्ष तक है। जब तक ये 75 वर्ष की नहीं हो जाती तब तक इसको शुक्र की दशा रहेगी। अब आप इस चीज को जरा ध्यान से सुनिए और समझिए। इस जन्म कुंडली में कुछ कमियां जरूर मैंने गिनाई हैं, लेकिन इसके बावजूद ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होगा कि इस कुंडली के पक्ष में जितनी दशाएं हैं वही इस जातिका को चलने वाली है और 75 वर्ष की उम्र तक चलने वाली है। यह इस जन्म कुंडली का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बन रहा है। दशा जब आपके पक्ष की चले तो यह आपकी जन्म कुंडली को मजबूती प्रदान करने वाली है। उपाय, इस जन्म कुंडली में क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए? अच्छा, जैसा मैंने कहा कि देवगुरु इस कुंडली में षडबल के सबसे कमजोर प्लेनेट है, लेकिन इसके बावजूद एक अच्छी बात यह है कि विशाखा नक्षत्र में बैठे हैं। तो स्व नक्षत्र में बैठा ग्रह भी कैसा होता है, जैसे स्वगृही ही हो। और चूंकि शुक्र के साथ अति यहां देखा जाए तो अति शत्रुता वाली स्थिति होने के बावजूद, नैसर्गिक शत्रुता होने के बावजूद तात्कालिक मित्रता में मैत्री वाली स्थिति है, फलस्वरूप सम हो जाएंगे। तो भाग्य भाव का अति विशिष्ट कारक गुरु हर सुख इस जातिका को जीवन काल में प्रदान करने वाला बनेगा। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, इस कुंडली को अगर देखा जाए तो सबसे पहले इस कुंडली की अगर सबसे बड़ी परेशानी कोई है तो वो है स्वास्थ्य। इसके बाद जो आगे की परेशानी है वो दांपत्य और संतान है। ये चूंकि सेकेंडरी है, ये फर्स्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आज के इस परिवेश में अगर आप देखें तो स्वास्थ्य अगर खराब हो जाता है तो ये स्वास्थ्य कई तरह की परेशानियां ले आएगा। जन्म कुंडली में, पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र पीड़ित होता है, शनि से या पापग्रह से दृष्ट होता है, तो ये वीर्य से संबंधित परेशानी। और स्त्री की कुंडली में, लड़कियों की कुंडली में अगर शुक्र पर पापग्रह की दृष्टि पड़ जाए, मंगल और चंद्रमा पीड़ित हो जाए, तो पीरियड से संबंधित परेशानी पहले से ही शुरू हो जाती है। तो ये संतान की समस्या उत्पन्न करेगा। यहाँ गर्भ भाव का स्वामी लग्न में बैठा है, तो संतान की बात तो बन रही है, परंतु मंगल और शनि के मध्य में है। तो यहां इस पूरी कुंडली का जो सर्वे सर्वा है, महादशा बेस है, वो अपने आप को संभाले हुए है। ये पूरी कुंडली संभली हुई है। इस कुंडली से इस जातिका को लाभ मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य, कई बार देखने में ऐसा आया है कि जन्म कुंडली में सब कुछ अच्छा ही था, दशा इत्यादि भी ठीक ठाक चल रही थी, परंतु स्वास्थ्य लगातार खराब रहने लगा। तो स्वास्थ्य के चलते जो अच्छे राजयोग थे, सुख था, उसका वो भोग न कर सका या कर सकी। तो इस कुंडली का सबसे कमजोर पक्ष स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य का ख्याल आजीवन रखा जाए। इस जातिका से गणेश जी की आराधना कराई जाए। बाल्यकाल से ही गणेश जी की ये भक्त बन जाए, गणेश जी की आराधना करे, गणेश जी के मंदिर में बुधवार के दिन जाकर के दूर्वा चढ़ाए, घर में ही गणेश जी की मूर्ति प्रतिमा रख करके गणेश संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ इस जातिका को सिखा दिया जाए, इनसे कराए। सूर्य द्वितीय भाव में राहु के साथ बैठे हैं, रोग भाव में शनिदेव हैं और लग्नगत चंद्रमा, यहां आंखों से संबंधित भी परेशानी का योग दिखाई पड़ रहा है।
तो बाल्यकाल से ही सूर्य को अर्घ्य दिया जाए ताकि आत्मविश्वास विकसित हो, वाणी में कड़वाहट ना आए। क्योंकि जरा सोच के देखिए कि लग्न में बुध और चंद्रमा बहुत अधिक बोलने वाला और ऊपर से अगर देखें तो सूर्य राहु की युति यानी कड़वी वाणी, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं माना जाएगा, ये परेशानी का कारण बन जाएगा। तो इसको ठीक करने के लिए सूर्य की आराधना सर्वाधिक श्रेष्ठ हो जाएगी। अब इस कुंडली में अगर हम रत्नों की ओर चलें, जैसे इन्होंने पूछा है रत्न और रुद्राक्ष, रत्नों की ओर चलें तो हम कौन सा वो रत्न है जो इस कुंडली में धारण करा सकते हैं? तो इस पूरी कुंडली में हम इसी ग्रह के रत्न की ओर जाएंगे जो जातिका के लिए आजीवन का रत्न है। वो क्या है? शुक्र का रत्न हीरा। मैं प्रायः कहा करता हूं कि हीरा अगर पहनना भी है तो विवाहोपरांत, उससे पहले नहीं। तो उससे पहले क्या पहने? तो शुक्र का जो रत्न होता है उसका उपरत्न होता है उपल इत्यादि, या चांदी का छल्ला इत्यादि, इससे भी धारण करके भी हम अपने शुक्र को बलि कर सकते हैं। तो लगभग वही 5.25 रत्ती के आसपास का उपल ये चांदी की अंगूठी में बनवा करके मध्यमा उंगली में शुक्रवार के दिन धारण करा दिया जाए, इससे लाभ मिलेगा। अब बारी आती है इस कुंडली में कि शुक्र जाकर के, गुरु जाकर के भाग्यभाव में बैठे हैं, तो ऐसे जातक अथवा जातिका गाय की सेवा करें। मैंने बताया था कि गाय के पीठ पर उभरा हुआ जो हिस्सा होता है वो देवगुरु है। तो गाय की सेवा करने से देवगुरु बलि हो जाते हैं। हम यहाँ रत्न नहीं धारण करा सकते। हाँ, मंदिर जो जाने के लिए मैंने कहा, पूजा पाठ करने के लिए जो कहा, उससे गुरु बलि हो रहे हैं, लेकिन गाय की सेवा से ये गुरु बलि हो जाएंगे और इससे अच्छा लाभ मिलने लगेगा। बाकी अभी और कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं। घर में एक शिवलिंग भी होना चाहिए ताकि उस शिवलिंग पर यह जातिका प्रत्येक सोमवार के सोमवार दूध अर्पित किया करे, ताकि मानसिक अशांति, क्योंकि चंद्रमा कैसा है तो कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी का सो कमजोर चंद्रमा है, तो मानसिक अशांति से मुक्ति मिले और साथ ही साथ स्वास्थ्य, शिव जी की आराधना से स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दूर हो जाती है। तो प्रिय दर्शकों, ये थी जन्म कुंडली जिसका मैंने आप सबके सम्मुख अध्ययन किया। आप इस जन्म कुंडली को देखें और यदि आपको भी कोई उपाय ऐसा दिखाई पड़ रहा है जो इस जातिका के जीवन को और श्रेष्ठ बना सकता है तो कमेंट में अवश्य लिखिए। स्वागत है आपका। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।